गुड इवनिंग। क्षितिज जीएस क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है सबका। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के कारण को जानेंगे, किस किस क्षेत्र के ज़मींदारों ने, किस किस क्षेत्र के उत्तराधिकारियों ने हिस्सा लिया था और क्यों लिया था, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद इसके असफलता का कारण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग देखिए, एजुकेशन क्या है, ये कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी के द्वारा सिखाया जाएगा और दूसरा के द्वारा सीखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एजुकेशन है सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। जो शिक्षक हैं वह भी सीखते हैं और जो छात्र हैं वो भी सीखते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है ये दिल्ली पर कब्जा के साथ प्रारंभ हुआ था। दिल्ली पर कब्जा के साथ आरंभ हुआ था इसका। दिल्ली पर कब्जा के साथ इसका आरंभ हुआ था। और ऐसा नहीं कि दिल्ली पर डायरेक्टली जा कर के कब्जा कर लिया। उससे पहले जो घटना घटी उसके बारे में पहले जानते हैं। तो कारण में तो इसको जानेंगे ही कि इसके पीछे क्या कारण था कि विद्रोह हुआ। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस विद्रोह में कहाँ कहाँ के किस किस प्रांत के उत्तराधिकारी या कहाँ के जमींदारों ने इसमें भाग लिया, उसको जान लेते हैं। पहले तो दिल्ली के जो थे बहादुर शाह द्वितीय, मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह द्वितीय, जब सैनिकों ने अपने रेजिमेंट से विद्रोह किया और अपने लिए नेतृत्व का तलाश करने लगे, एक नेता के तलाश में, सबसे पहले ये क्रांतिकारी, ये विद्रोही सैनिक जो थे वो पहुँचे दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय के पास। और बहादुर शाह द्वितीय को इस विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए आग्रह किए। चूँकि बहादुर शाह द्वितीय खुद अंग्रेज़ों के पेंशन और भत्ते पर जी रहे थे, तो उन्होंने पहले सोचने में समय लिया और उसके बाद पहले उसने सोचा कि ले या ना ले, नेतृत्व स्वीकार करे या ना करे। लेकिन सैनिकों की बड़ी तादाद के कारण, उनके आग्रह के कारण जो है बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। और जैसे ही बहादुर शाह द्वितीय ने इस विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया, उसके बाद से भिन्न भिन्न क्षेत्र के, जैसे कि लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, बिहार हो गया, सब जगह पर विद्रोह जो है भड़कने लगा। और विद्रोहियों को, क्योंकि वो कोई इसका नेता नहीं था, तो स्थानीय जमींदार या जो उत्तराधिकार से वंचित कर दिए, राज्य से जो वंचित किए गए उत्तराधिकारी थे, इस सब ने क्या किया, इस विद्रोह का स्थानीय नेतृत्व संभाला, न कि संपूर्ण नेतृत्व। संपूर्ण नेता इन्होंने माना था किसको, बहादुर शाह द्वितीय को। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, चलते हैं लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है वो क्रांतिकारियों के साथ मिल गई। उसके बाद कानपुर से जो इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो थे बिहार से हुआ, कानपुर से हुआ, उसके बाद बरेली से हुआ, झांसी से हुआ।
तो बारी बारी से सबकी चर्चा कर रहे हैं। कानपुर से पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। कानपुर से इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब कर रहे थे। और इन सब को करने का कारण क्या था कि देखिए, बहादुर शाह द्वितीय जितने भी थे सब अंग्रेजों के द्वारा सताए गए थे। किसी का रियासत छीन गया था, किसी की जमीनें चली गई थी, किसी का पदवी चला गया था। यही सब विद्रोह का कारण बना। ये सब बस एक चिंगारी भर का इंतजार कर रहे थे। ऐसा समझिए, एक चिंगारी भर का, कि कहीं से मिले और हम उसमें शामिल हो जाएं। तो कानपुर से ये थे। उसके बाद बिहार से जो थे जगदीशपुर गांव के जमींदार, गांव के कौन थे? यहाँ से वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर गांव से वीर कुंवर सिंह। अब वीर कुंवर सिंह इसमें क्यों शामिल हो गए? क्योंकि वीर कुंवर सिंह के जो थे, उनका जो जमींदारी था, वो जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने उस पर मतलब कर के बोझ के कारण, ये जो नई मतलब भू राजस्व नीति के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें जो महालवारी व्यवस्था थे, उसमें जो बंदोबस्त की व्यवस्था थी, ये सारे जो था, ये इस चीज़ को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया था कि भूमि सुधार हो या किसान को फायदा हो। ये औपनिवेशिक नीति थी ना, तो ऐसा बनाया गया था कि वो कंपनी को फायदा दे। और उस फायदा के चक्कर में जमींदार पर इतना कर बोझ दिया गया था कि किसान तो किसान, श्रमिक तो श्रमिक, बल्कि जमींदार भी कंगाली के कगार पर पहुंच गए थे, दिवालिया की कगार पर पहुंच गए थे। और यही सब के कारण ये जमींदार सब क्या हुए, इस आंदोलन में हिस्सा लिए। ठीक है। बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। उसके बाद आते हैं बरेली। बरेली से कौन थे? बरेली से थे रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी। भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर थे। कौन थे? बरेली से रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे खान बहादुर। ठीक है। अब उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई इस क्रांति में भाग क्यों ली? क्योंकि
उनका दत्तक पुत्र जो झांसी का उत्तराधिकारी होने वाला था, लॉर्ड डलहौजी जो थे, एक हड़प की नीति जब लाए थे, हड़प की नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसके तहत ऐसा कहा गया था कि ऐसा करता था कि जिस राज्य के राजा के पास उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। नहीं, दत्तक पुत्र का मायने नहीं देता था। दत्तक पुत्र का अगर मायने देता तो रानी लक्ष्मीबाई उसमें शामिल ही नहीं होती। रानी लक्ष्मीबाई तो शामिल इसीलिए हुई क्योंकि उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार मान ही नहीं रहा था अंग्रेज, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई भी इसमें शामिल हुई। अब जगह जगह विरोध होना शुरू हुआ, आंदोलन होना शुरू हुआ। आंदोलन किसी भी क्षेत्र में हो, झांसी में हो, लखनऊ में हो, बिहार में हो, बरेली में हो, कहीं भी हो, सबका पहला प्रतिक्रिया होता था दिल्ली पहुंचना। सबसे पहला प्रतिक्रिया होता था दिल्ली पहुंचना, और दिल्ली पहुंच करके उन विद्रोहियों के साथ शामिल होना, संगठन तैयार करना और आगे की रणनीति बनाना। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि मतलब यह, कुछ इतिहासकार का ये कहना है कि ये जो है एक सुव्यवस्थित क्रांति था, और कुछ कहते हैं कि यह एक सुव्यवस्थित क्रांति नहीं था, मतलब कि पुनः इसका जो था पहले से प्लान किया हुआ नहीं था। कुछ कहते हैं कि इसका प्लान पहले से किया हुआ था, तो विवाद है इसमें। लेकिन हम लोग इसको जानेंगे कि हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग। इन सारे क्षेत्रों के बाद, इन सभी क्षेत्रों के अलावा जो था कि मद्रास इससे बिल्कुल अछूता था। मतलब मद्रास के सैनिक जो थे, न सिर्फ इस क्रांति में भाग ही नहीं लिए, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों के तरफ से लड़ा भी इन विद्रोही सैनिकों के विरुद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति आखिर हुई क्यों। अब सवाल ये उठता है कि ये सैनिक जो थे, जो अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये सब में जो काम कर रहे थे, ये सब सैनिक आखिर अपने आमदनी के स्रोत को, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को एक अनिश्चित भविष्य के लिए दांव पर क्यों लगाया। एक अनिश्चित भविष्य के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा को, आय को, इन सब को, और एक सुरक्षित भविष्य को दांव पर क्यों लगाया। तो चलिए इसके कारण के बारे में बात करते हैं। पहला लाते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, ये आर्थिक कारण ऐसा था कि कर का दर अचानक से बढ़ा दिया गया था। उसके बाद जो कर का दर अचानक से बढ़ा दिया गया था, फसल हो या ना हो, बाढ़ आए, अकाल पड़े, कुछ भी हो, अंग्रेजों को सिर्फ फसल से, कर से मतलब था, जहां से भी लाके दो। और इसके कारण क्या होता था कि किसानों को समय पर कर नहीं चुकाने के कारण जमींदारों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज तो खुद मारने नहीं आते थे, किससे कर असुलवाते थे? जमींदार से। जमींदारों से कर क्या करते थे जमींदार? किसानों को अपने गुड़गों से पिटवाते थे। गुड़गों मतलब लठैत, लठैतों से पिटवाते थे। उनके सामाजिक जो उनकी प्रतिष्ठा थी, उनके घर के बहू बेटियों के साथ
अभद्रता करते थे। इतना ही नहीं, एक किस्सा ऐसा है कि जब एक कलेक्टर ने अपने उच्च अधिकारी को जब ये लिख करके बार बार ये लिखा कि हम अपने इलाके से इस साल कोई कर नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ घास के सिवा कुछ भी नहीं उपजा है, तो उच्च अधिकारी का जवाब क्या था कि घास बहुत अच्छी चीज है, इसको बिकवा के कर वसूलिए। तो ये स्थिति थी कि कर के लिए कुछ भी करते थे। अब कर चुकाने के लिए किसानों को साहूकारों के चंगुल में फंसना पड़ता था। साहूकार उच्च मूल्य पर दुगुना तिगुना ब्याज 100 गुना के 100% 200% के ब्याज पर क्या करते थे, रुपया देते थे। और किसान एक तो कर नहीं चुका पाता था, अपना पेट परिवार चलाना था, उसके बाद महाजनों को कहाँ से देते। इसके कारण क्या होता था, धीरे धीरे जो भी थे छोटे छोटे जमींदार थे, उनको अपना जमीन गिरवी रखना पड़ता था। जमीन गिरवी रखने के कारण उनकी आर्थिक पारिवारिक स्थिति और बिगड़ गई थी। पारिवारिक स्थिति और बिगड़ गई थी। और सैनिक जो थे, अब कहेगा कि आर्थिक कारण से सैनिक का क्या लेना देना था, क्योंकि जितने भी सेना थे वो किसी न किसी एक जमींदारी खेतीहर परिवार से जो थे कि परिवार से थे, उनसे बिलोंग करते थे। अगर किसी एक के जमीन हड़पा जाएगा तो वो कहीं न कहीं एक सैनिक को ठेस पहुंचा रहा है, उस सैनिक पर दबाव बनेगा, वह सैनिक उससे परेशान होगा। और यही कारण था कि जब किसान सताए जाने लगे और वह किसान उस किसान के परिवार का कोई एक न एक व्यक्ति जो था वो सेना में थे, ये कारण था। इससे डायरेक्टली भले वो किसान को परेशान कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से परेशान कौन हो रहा था, सैनिक। तो आर्थिक कारण ये था, कर का दर अचानक से बढ़ा देना, समय पर कर नहीं चुकाने के कारण उनकी जमीन हड़प लेना, उसके बाद जो है कि उनके घर के सामान को नीलामी ज्यों त्यों 2-3 आने के दाम में बेच देना, औने पौने दाम में बेच देना। तो ये सब आर्थिक कारण था। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण पर बात करते हैं कि सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था कि जब ऐसा हुआ था जब ये भू राजस्व नीतियां लाई गई थे और कर वसूलने के लिए जो था कि अलग अलग प्रणाली बनाई गई थी, तो इस प्रणाली के कारण जो था समाज में ढेर सारे मतलब बाहरी महाजनों का जो था आगमन हो गया था। महाजनों का, साहूकारों का आगमन हो गया था, जो ऊंचे ब्याज पर जो थे ऋण देते थे, और ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में दूसरा कारण बताया है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, ऋण नहीं देने की स्थिति में उनके साथ बदसलूकी करते थे, उनके परिवार की महिलाओं को परेशान करते थे। ये सब कारण था, ये सामाजिक कारण, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई थी। और जब भी ये आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण हो, भले ही वो परेशान कर रहा हो डायरेक्ट रूप से किसान को, लेकिन परेशान हो रहा था सैनिक। सैनिक भी इसमें सम्मिलित हो रहे थे, भले ही प्रत्यक्ष रूप से न सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भी इसके शिकार हो रहे थे, इस भू राजस्व नीति की शिकार हो रहे थे, इस आर्थिक कर का शिकार हो रहे थे, इस सामाजिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे। तो ये सब ऐसा नहीं कि 1857 में ही हुआ, जब से अंग्रेज का राज स्थापित हुआ
बंगाल में शुरू में बंगाल को अपने कब्जे में लिया सिराजुद्दौला को हरा करके। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो थे शुरुआत तो यहीं से हुई और यहीं से ये जो था कि अपना मतलब मनमानी करना शुरू किया था और बाद में धीरे धीरे क्या क्या कर के दर को बढ़ाते गया। तो सामाजिक कारण, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई। और तीसरा कारण है कि न्यायिक कारण, न्यायिक या प्रशासनिक। न्यायिक कारण या प्रशासनिक कारण, इसमें यह है कि न्यायिक कारण जब किसान के जमीन पर जमींदार, साहूकार, महाजन सब जो थे ये सब जब कब्जा कर लेते थे तो किसान को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। और अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में, अदालत तक जाने में, चूँकि ये निरक्षर थे, शिक्षा उतनी विकसित थी नहीं, उतनी विकसित क्या विकसित थी ही नहीं। अंग्रेज जो अपना शिक्षा नीति लाया था इसलिए नहीं लाया था कि वो भारत के नागरिकों को, भारत के मजदूरों, भारत के बच्चों को वो शिक्षित कर सके, बल्कि वो अपना शिक्षा नीति इसलिए लाया था ताकि यहाँ अंग्रेज मतलब इंग्लैंड से कितना को मंगाएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, यहीं पर विद्यालय खोला जाए, यहीं पर कॉलेज खोला जाए और यहीं के नागरिक को शिक्षित किया जाए और यहीं के नागरिक को शिक्षित करके इससे अपना काम करवाया जाए। इसलिए शिक्षा की नीति नहीं लाया था, इसलिए शिक्षा नहीं लाया था कि वो मतलब यहाँ के को जागरूक करें। तो शिक्षा की कमी तो थी ही, जिसके कारण कि अदालती दावपेच नहीं जानते थे। अदालती दावपेच और उन खर्चों से बचने के लिए एक तो महाजन का ऋण कर देना है, उसके बाद न्यायिक खर्च कहाँ से लाएं, इन सब तमाम उलझनों के कारण कुछ तो अदालत तक पहुँचते ही नहीं थे। अगर कुछ पहुँच भी जाते थे तो क्या होता था कि न्याय जो होता था अक्सर वो इन गुर्गों के पक्ष में होता था, इन साहूकारों के पक्ष में होता था, क्योंकि साहूकार काम किसके लिए कर रहे हैं, अंग्रेज के लिए। तो अक्सर न्याय जो था एक तरफा होता था। इससे भी जो था कि किसानों, मजदूरों में रोष पनपने लगा और जो धीरे धीरे चिंगारी में जब हवा लगती रहती है धीरे धीरे तो एकाएक विस्फोट हो जाता है। कोई चीज़ मान लीजिए कि देखते अभी कोई चीज़ बहुत मतलब कि कोई घटना होता है जिस पर जो है बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं लोग, जैसे कि निर्भया कांड भी हुआ, उसके बाद हाथरस भी हुआ, मतलब उससे पहले भी बहुत हुआ, उसके बाद भी बहुत हुआ, अब भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी रुका हुआ है, अब भी कहीं ना कहीं हो रहा है, उससे पहले भी कहीं ना कहीं हुआ था, हो रहा होगा, ऐसा है। तो फिर एक ही दो घटना हाईलाइट क्यों होती है? तो इसका एक ही कारण है कि समाज का जो है एक सब चीज़ का लेवल है समाज में, और अगर वो चीज़ उस लेवल को पार करती है, उस स्तर को अगर पार करेगा तो ये समाज जो है कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगी। ऐसा नहीं कि अभी मतलब कहीं रेप नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता है, बस उसे एक स्तर तक सीमित कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को एक स्तर तक सीमित कर सकते हैं ताकि वो क्या करे कि लोग के जो सामान्य जीवन है उसको डिस्टर्ब ना करें। जिस दिन कोई चीज़ समाज के नागरिकों का नागरिकों के सामान्य जीवन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, उसके प्रति आवाज़ जरूर उठेगी। तो यही हुआ कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दब रही थी और एक समय ऐसा आया जब यह विस्फोट हो गया। वो बोलते हैं ना कि पानी सर से ऊपर हो जाना, वो हो गया। और 1857 की क्रांति यही पानी सर से ऊपर होना ही था और कुछ नहीं था। धीरे धीरे जो इतना दिन से चल रहा था, बहादुर शाह द्वितीय, वो पहले क्यों नहीं मतलब सबको संगठित किया,
उनकी पदवी चली गई थी। मुगल सम्राट वो अब कहा नहीं सकते थे, शहंशाह बादशाह हिंद कहा नहीं सकते थे, तो पहले क्यों नहीं किया? पहले भी आंदोलन करते। झांसी की रानी, ऐसा नहीं है कि जिस दिन 1857 क्रांति हुई उसी दिन जो था कि झांसी की रानी मतलब उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से डलहौजी जो थे कि मना कर दिए थे। ये सारी चीजें पहले से चल रही थी, बस एक मौके का इंतजार था। तो 1857 की क्रांति इसी मौका का गवाह है कि ये जो पहले से तुम लोगों ने हमें सताया है, अब हम लोग सड़क पर उतर आए हैं। ठीक है, अब चौथा कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण क्या था कि ऐसा अफवाह फैलाया जा, ऐसा था कि अब जो था कि जब इनफील्ड राइफल आया उसमें क्या था, कारतूस को दांत से हटा करके उसके जो उसका जो कवर था उसको दांत से हटा करके फिर उसमें भरना होता था। उस भरने के लिए ऐसा मतलब परसेप्शन, ऐसा मतलब बात चल गई थी कि इस कारतूस में जो है सुअर और गाय की चर्बी से इसका जो है कवर बना हुआ है और उसे दांत से हटाना पड़ता था। तो वो हिंदू के धर्म पर भी आघात था, हिंदू धर्म पर भी आघात था और मुसलमान धर्म पर भी आघात था। हिंदू मुस्लिम तो अब चल रहा है, उस टाइम में नहीं था। भले ही मुगल बादशाह आकर के मतलब मुगल आए, तो उसके बाद जो अफगान आए, सब आए, लेकिन सामना किया हमारे महाराणा प्रताप। उनके सेना उन जब चित्तौड़ का युद्ध लड़ रहे थे तब भी जो था उधर अफगानों ने उनका साथ दिया। उसके बाद जब वो उदयपुर में मतलब उदयपुर हल्दी घाटी की युद्ध जब लड़े थे उसमें भी उसने उसको जो था साथ दिया था अफगानों ने। तो हिंदू मुस्लिम तो अब हो रहा है, पहले नहीं होता था। तो ऐसा हिंदू और मुसलमान सब सैनिकों को ऐसा लगने लगा कि हमारा धर्म परिवर्तन कराया जाने का ये प्रयास है। और 34वीं रेजिमेंट के जो थे मंगल पांडे, उन्होंने इसे सिर्फ ये कारतूस एक्सेप्ट करने से मना भर नहीं किया था, बल्कि उनका जो सार्जेंट मेजर था उसको गोली मार दी थी। इसके बाद इसको पकड़ के फांसी लगा दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन मार दिया था। और धर्म तो मतलब भारत में धर्म तो अब मतलब क्या, धर्म के नाम पर ही धर्म चलता है, धर्म है, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए। अभी जैसे वर्तमान समय का जो है कि चल रहा है कि ये हिजाब, और स्कूल में हिजाब को लेकर के, स्कूल में हिजाब, हाँ स्वतंत्रता है पहनने की तो पहनिए, आप बाहर पहनिए, आपको जो भी पहना है, नहीं भी पहनेंगे तब भी चलेगा, कुछ भी तब भी चलेगा। लेकिन जो विद्यालय है वहाँ का ये एक जो होता है ड्रेस कोड है उसको पालन कीजिए, ऐसा होना चाहिए। और संविधान भी हमें यही कहता है, वो भले ही हमें मतलब आज़ादी देती है, मौलिक अधिकार हमारे हैं, लेकिन कुछ नियम कायदे हैं। जहाँ सिविल कोड चाहिए वहाँ चाहिए, वो कोई भी हो, कोई धर्म के लोग हों, कोई मतलब किसी बड़े व्यक्ति के लोग हों, कि ऊंचे पद के लोग हों, उनके बच्चे अगर वहाँ जाएंगे तो सिविल कोड में ही जाएंगे। किसी धर्म के लोग हों वो सिविल कोड में ही जाएंगे, जो ड्रेस कोड है उसी कोड में जाएंगे, ऐसा है। तो धर्म तो मतलब छोड़े, मतलब अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आते हैं कि धार्मिक कारण क्या था, इनफील्ड राइफल। उसके बाद जो था सेना सबको क्या हुआ था कि समुद्र के पार दूसरे जगह युद्ध लड़ने भेजा जाने लगा था। और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता थी कि हमारे लिए समुद्र पार करना जो था वो गलत था, वो गुनाह था, नहीं करना। समुद्र पार करना जो था अधार्मिक कार्य था हिंदुओं के लिए, ऐसा मान्यता था। तो बर्मा भेजा गया था युद्ध के लिए, उसके बाद भी और भी जगह भेजे गए थे। तो इन सब से लगा कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये अंग्रेज लोग जो हैं हम लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। और और भारत ऐसा मतलब है कि कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये सब चीज़ के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इसके धर्म के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर तो ये किसी लायक नहीं छोड़ता है।
ये जहाँ तक ठीक था वो ठीक था, आपने हमें मतलब कर दुगुना तिगुना लगा दिया, वो बर्दाश्त कर लिया इन्होंने। सामाजिक स्थिति बदतर कर दी, वो भी इन्होंने सह लिया। लेकिन जब बात धर्म पर आई तो ये लोग सड़क पर उतर आए। यही हुआ था। ठीक है, धार्मिक कारण ये थे। अब उसके बाद जो था कि तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण में जो था यही थे कि इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल में मतलब कारतूस को भरने के लेकर के ये तात्कालिक कारण था। नया नया इनफील्ड राइफल आया ही था और इस बात को मानने से कई रेजिमेंट के जवानों ने मना कर दिया और जिस रेजिमेंट के जवान ने मना किया उस रेजिमेंट को भंग कर दिया। 19वीं नेटिव रेजिमेंट इसका ये पहले मानने से इनकार किया, उस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। और 1857 की क्रांति के ये कारण हैं। ठीक है, अब जो है, अब देखते हैं कि ये सफल क्यों नहीं हुआ था। नहीं, लिखने पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस मतलब स्टोरी टाइप से याद रखो, बस सब याद रह जाएगा। हाँ। कारण पूछ रहे हैं। अब मान लो कि हम बोल दिए कि गुर्गों के द्वारा पिटवाया, लठेतों के द्वारा पिटवाया। अब बोल दोगे कि अब आप बोलोगे कि अपने आदमियों से पिटवाया, भाड़े के गुंडों से पिटवाया, तो मतलब शब्द में हेर फेर हो सकता है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं, जो मेन कंटेंट है, वो हमें हमारे उसके मायने में, उसके लिए हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि आखिर बात क्या था। ठीक है, हाँ, ईस्वी याद रखना, ईस्वी याद रखना है, ईस्वी याद रखना है। और ईस्वी याद रखना है, मतलब ये जो चलते हैं ना एग्जाम, ये सब इसमें ईस्वी याद रखना होता है। मेन मुद्दा सुनिए। ठीक है, अब चलिए, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये जो था एक पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। लेकिन इस आंदोलन के बाद जब इसको दबा दिया गया, इस आंदोलन को जब दबाया गया 1 साल के बाद, तो ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ था जिससे ये कहा जा सके कि ये मतलब कि सुनियोजित विद्रोह था। ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ था, न ही ऐसी कोई गतिविधि पहले से थी इस आंदोलन के होने की। इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब मतलब दिल्ली के बहादुर शाह द्वितीय के पास सेना, इनको खबर मिली कि कुछ सैनिकों ने विद्रोह करके दिल्ली की ओर आ रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहले वहाँ के जो थे गवर्नर जनरल, उनको इन्होंने सूचना दिया कि कुछ सैनिक जो हैं दिल्ली की ओर आ रहे हैं। तो इन्हें खुद नहीं पता था कि ये विद्रोही हैं और विद्रोह क्यों कर रहे हैं। तो ये एक संगठित, एक सुनियोजित आंदोलन नहीं कहा जा सकता इसे। इसके असफलता के कारण में हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो था, सभी महाजन, सभी जितने जमींदार थे, जितने साहूकार थे, जितने महाजन थे, सब ने सैनिकों का साथ नहीं दिया था। अभी इससे पहले बोले कि मद्रास के जमींदार, जो मद्रास के सैनिक न सिर्फ इससे अलग रहे थे बल्कि इनके विरुद्ध लड़ रहे थे। दिल्ली में जब 20 सितंबर 1858 को क्रांति को दबाया गया, सबसे पहला अधिकार अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर किया, तो उसमें क्या था कि 3200 सैनिक भारतीय थे और मात्र 1700 सैनिक अंग्रेज थे। 3200 सैनिक जो थे इंडियन थे और 1700 सैनिक अंग्रेज थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली पर जो विद्रोही सैनिक जो अपना अधिकार जमाए हुए थे, उनको कुचलने का काम किया था। अब मान लीजिए यही 3200 सैनिक अगर यही 3200 सैनिक इस 1700 सैनिक का
एक एक करके मतलब गला काटना शुरू करते या गोली मारना शुरू करते, तो एक सैनिक पर, एक अंग्रेजी सैनिक के शरीर में 2-2 गोलियां मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा, पहला तो ये था कि मतलब पूर्ण सहयोग नहीं मिला था इनको, पूर्ण सहयोग नहीं था मिला था, क्योंकि ये दक्षिण भारत इससे अछूता रह गया था। जब तक उन तक खबर पहुंचती, उन तक खबर पहुंचा भी नहीं, और खबर पहुंचा भी तो वो शामिल भी नहीं हुए। वो अंग्रेज सिपाही का मदद करते रहे, अंग्रेज जो अधिकारी थे उनका मदद करने में लगे रहे। ठीक है। तो पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। दे और दूसरा कारण की बात करें तो एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। एक कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाया था इन लोगों को। कुशल नेतृत्व का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव था, कोई एक कुशल नेता नहीं था। और एक अंग्रेज अधिकारी जॉन लॉरेंस ने कहा था कि अगर इनमें मतलब विद्रोहियों में, अगर इनमें से कोई भी एक भी अगर कुशल नेता होता तो हम बहुत पहले ही हार चुके होते। तो एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। दूसरा ये था कि इसके पास जो थे जितने भी मतलब विद्रोही थे, वो विद्रोह करने के बाद जितने सरकारी दफ्तर मिलते थे, मतलब सैनिक छावनी मिलते थे, वहाँ के अफसरों को मार देते थे या तो उनको वहाँ से भाग जाते थे वो अफसर वहाँ से। तो ये लोग क्या करते थे, वहाँ जो असलाह होता था वो उठा के ले आते थे। इनके पास बस यही असलाह था, इनके पास कोई बाहरी मदद था नहीं। लेकिन अंग्रेज के पास जो था कि वो उसके तत्कालीन समय के लिए जो था कि आधुनिक हथियार थे उनके पास, जिसके कारण कि क्या था, असलाह की कमी या क्या बोलेंगे उसको, असलाह की कमी, ये भी कारण था। फिर उसके बाद इसके अलावा और क्या था कि जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया सबसे पहले, तो जब विद्रोहियों को पता चला कि दिल्ली जो है अंग्रेजों के कब्जा में आ चुका है, बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ करके उस पर मुकदमा चलाया गया, उसे बर्मा भेज दिया गया, विद्रोहियों की कमर टूट चुकी, विद्रोहियों का जो अगवा था उन्हें ही जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो विद्रोहियों में अब और साहस नहीं रहा कि इस विद्रोह को और आगे ले जाए। विद्रोह और आगे ले जाने की उसमें बिल्कुल नहीं हुआ। और धीरे धीरे करके बाकी उसके बाद वीर कुंवर सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद जो था नाना साहब ये भाग कर नेपाल चले गए और उसके बाद गुरिल्ला युद्ध करते रहे। ठीक है। तो इस तरह से इस विद्रोह को दबाने का काम किया गया, ये विद्रोह दब गया। और इसके बाद से ही जो था कि ये शासन कंपनी से इंग्लैंड क्राउन या वहाँ के महारानी के हाथ में आया था। इस पर बात करेंगे। अभी 1857 क्रांति तक ही रहते हैं। असफलता का कारण भी हो गया, कारण भी हम लोग जान लिए। चलिए अब ठीक है। अब अगली कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं कि अंग्रेज के जो थे भू राजस्व नीति, उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। अंग्रेज की भू राजस्व नीति जो थी उन पर हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, जय हिंद।